हेलो विद्यार्थी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी तक मैंने जो भी चैप्टर 1 में पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर किसी भी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया तो आप लोग कमेंट में हमें बता सकते हैं। आज हम चैप्टर 2 की शुरुआत करने जा रहे हैं और चैप्टर 2 को कोशिश करूँगा मैं बहुत अच्छे से समझाऊँ आपको। तो शुरू करते हैं हम आप चैप्टर 2। चैप्टर 2 बहुपद है। चैप्टर का नाम, बहुपद को इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं और ये आप सबने 8th क्लास से ही सीख रखा है पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो आज हम बताएंगे बहुपद होते क्या हैं। बहुपद वे होते हैं जिनमें एक से ज्यादा पद होते हो। एक या एक से ज्यादा, एक या एक से ज्यादा पद हो, ज्यादा पद होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, नंबर 2, यहाँ पे जो अल्फाबेट की जो पावर है, अल्फाबेट की घात यानी पावर वो क्या होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, काउंटिंग होनी चाहिए, ठीक है। जैसे अब यहां पे दो चीज और भी पता होनी चाहिए आपको। चर क्या होते हैं, चर मतलब x y z, और अचर क्या होते हैं, जो नंबर्स होते हैं, काउंटिंग, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपको और पता होना चाहिए। अब जैसे हम एग्जाम्पल पे समझाते हैं, जैसे एक में लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये बताना हमें ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमें सिर्फ अल्फाबेट की घात देखनी है। अल्फाबेट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो इसकी अगर घात क्या होती है, काउंटिंग होती है, तो ये बहुपद होता है। जैसे यहाँ पे x की पावर कितनी है, 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है, 1। तो 1 और 2 क्या होती है, हमारी काउंटिंग होती है। तो यह बहुपद है, ठीक है, यह बहुपद है। और अगर यही बहुपद की पावर मान लो माइनस में आ जाती है, जैसे -2 प्लस 5x प्लस 7, तो ये बराबर 0, तो ये बहुपद नहीं होता है, यह बहुपद नहीं है, ठीक है। अगर यही अपॉन में आ जाता है अल्फाबेट, तो यह भी बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगर यही रूट में आ जाता है अल्फाबेट, जैसे देखो यहां तो काउंटिंग है बट यहां नहीं है, यहां अल्फाबेट क्या आ गया, रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, तो यह बहुपद नहीं है। तो आप पद नहीं है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि बहुपद कैसे कहते हैं। 9th क्लास में टॉपिक बताया गया था, तो यहां पे मैं इसको कम ही बता। तो आप लोग ये नोट कर लो, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। नोट कर लिया होगा, रब कर देता हूं। अब यहां पे बहुपद के प्रकार बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार। बहुपद हमारे 3 प्रकार के होते हैं वैसे तो। सबसे पहला रेखिक बहुपद, फिर द्विघाती, द्विघात बहुपद, बहुपद, और फिर त्रिघाती, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ठीक है। रेखिक बहुपद में क्या होता है, अधिकतम घात, यानी जो हाईएस्ट पावर है किसकी, अल्फाबेट के। ध्यान रखना अल्फाबेट, अब जब भी मैं घात की बात करूंगा तो यहां पे मैं लिखूंगा नहीं, आप लोग याद रखें कि अधिकतम घात का मतलब है अल्फाबेट की पावर, ठीक है। कोई भी अल्फाबेट हो सकता है, x y z, उसकी घात की बात करेंगे, ठीक है। नंबर से कोई लेना देना नहीं है। अधिकतम घात अगर 1 है तो क्या होगा, रेखिक बहुपद। अगर घात किसी की अधिकतम कितनी है, 2 है, तो द्विघात बहुपद होगा। अगर किसी की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो वो त्रिघाती बहुपद होगा। जैसे इसका अगर हम फॉर्म बताएं तो ये इस फॉर्म में लिखा होगा, ax प्लस बी इजिकल टू 0। ये आपका इस फॉर्म में लिखा होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इजिकल टू 0। ये आपका लिखा होगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी इजिकल टू 0। इस फॉर्म में ये लिखे होंगे, ये द्विघात बहुपद की फॉर्म है, ठीक है, व्यापक रूप जिसे बोलते हैं। अब ये इसके एग्जाम्पल में समझाता हूं, जैसे 2x प्लस 7 इजिकल टू 0, 5y प्लस 9 इजिकल टू 0, 3m प्लस 7 इजिकल टू 0। तो देखो यहाँ पे अल्फाबेट की जितनी भी पावर है उनकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है।
तो ये क्या कहलाते हैं हमारे रैखिक बहुपद। ठीक है, अगर हाईएस्ट पावर अल्फाबेट की कितनी है 1 है तो वो हमारे क्या कहलाएंगे रैखिक पावर। अब यहां पे देखेंगे अगर हाईएस्ट पावर हमारी कितनी है 2 है, जैसे यहां पे अल्फाबेट कहां कहां आ रहा है ये और ये, यहां पे इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, तो अगर हाईएस्ट पावर कितनी है 2 तो वो क्या कहलाता है द्विघाती बहुपद। मान लो एक और एग्जांपल में लिखता हूं 5 - 8 = 0, एक लिख दिया खाली 3x² = 2, तो ये भी हमारा क्या है द्विघाती बहुपद है। द्विघात बहुपद होने के लिए क्या है अल्फाबेट की हाईएस्ट पावर होना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि ये दोनों टर्म भी पूरी हो, किसी भी बहुपद में होती है बट हर एक इक्वेशन में नहीं होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखें। देखो इसमें मैं 2 लिख देता हूं, चलो इसमें तीनों है, इसमें 2 ही है और इसमें 1 है। ठीक है, अगर इसकी बात करूं तो त्रिघात बहुपद ये आपके कोर्स में नहीं है, आप यहीं तक सीखोगे द्विघात बहुपद और रैखिक बहुपद के बारे में। ठीक है, बट ये आपके कोर्स में नहीं है, बट अभी फिलहाल यहाँ पे टॉपिक है तो थोड़ा बहुत इससे रिलेटेड एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। जैसे 3x³ 5x² - 8x + 7 = 0, तो ये हमारा क्या हो गया त्रिघाती बहुपद। क्यों? क्योंकि देखो इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसकी 2 है, इसकी 1 है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 3। अगर घात किसी भी बहुपद की कितनी घात हो 3 हो तो वो क्या कहलाता है त्रिघाती बहुपद कहलाता है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं हमें। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पे जो हमें पढ़ना है वो द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है। द्विघात बहुपद क्या होते हैं, तो मैंने द्विघात बहुपद बता दिया आपको कि द्विघात बहुपद की जो फॉर्म होती है वो इस तरह से होती है ax² + bx + c = 0 ठीक है। अब यहां पे हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि द्विघात बहुपद होने के लिए घात कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी है 2। यहां पे जो a b और c हैं ये अचर राशि हैं। अभी मैंने बताया ना चर और अचर, अचर राशि, अचर राशि मतलब काउंटिंग, ये काउंटिंग होगी यहां पे। ठीक है, अब यहां पे जो x² का गुणांक होता है ध्यान रखें, x² का गुणांक जो होता है वो हमेशा क्या होता है a कहलाता है। ऐसे ही x का जो गुणांक होता है, x का गुणांक वो क्या होता है b होता है, क्योंकि ये आगे क्वेश्चन में आएंगे इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर रहा हूं इसको। x का गुणांक क्या कहलाता है b, और जो अचर राशि होती है मतलब ना उसके साथ कोई भी अल्फाबेट नहीं होता है अचर राशि, तो वो क्या कहलाती है हमारी c कहलाती है। ठीक है, समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं मैं आपको, पहले नोट डाउन कर लो इसको नोट डाउन कर लो। अब मैंने बताया कि जैसे एग्जाम्पल में समझाता हूं, जैसे 2x² है + 5x + 7, इसमें हाईएस्ट पावर 0, एग्जाम्पल नंबर 1। ऐसे एग्जाम्पल 2 समझाता हूं 3x + 7 = 0। फिर एक और एग्जाम्पल लेता हूं 3x² + 5x = 0। ठीक है, 3 एग्जाम्पल मैंने बताया यहाँ पे। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद होने के लिए क्या है हाईएस्ट पावर आपकी कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। तो देखो तीनों इक्वेशन में हाईएस्ट पावर आपको 2 ही नजर आ रही होगी। देखो इसमें अल्फाबेट की पावर कितनी है 2, यहाँ अल्फाबेट की पावर कितनी है 1, यहाँ अल्फाबेट की पावर कितनी है हाईएस्ट 2, यहाँ अल्फाबेट की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, यहाँ 1 है तो हाईएस्ट कितनी होगी 2। तो तीनों में हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, इसलिए क्या कहलाता है द्विघाती बहुपद हो। तो ये तो है कि कंफर्म कि ये द्विघात बहुपद है। अब यहां पे देखो ये इसकी फॉर्म में लिखा है कि नहीं, तो हाँ लिखा हुआ है। देखो x² + फिर x फिर c। अब यहां पे अगर मैं a की बात करूं a क्या है, तो a यहां पे क्या होता है मैंने अभी बताया, a जो होता है a की वैल्यू क्या होती है x² का गुणांक, गुणांक मतलब जो x के गुणा में लिखा हुआ, तो x के गुणा में क्या लिखा हुआ है 2। ऐसे ही b क्या है, b क्या मैंने बताया कि अगर x का गुणांक जो भी होगा वो b होगा, तो यहाँ पे b 5 हो गया। ऐसे ही यहाँ पे अचर राशि मतलब अल्फाबेट होगा, जिसके साथ अल्फाबेट नहीं होगा वो क्या कहलाती अचर, तो c कितना हो गया 7। अब आप लोग यहाँ बताएं क्या होगा, यहाँ पे a आपका कितना हो जाएगा 3, b यहाँ पे कितना हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा, अभी मैंने बताया कि b जो होता है वो x का गुणांक होता है और इसमें x नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाती है 0 और c की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाती है 0। ठीक है,
सॉरी सी की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, बी की वैल्यू कितनी होगी 5। क्यों? क्योंकि एक्स का गुणांक एक्स है ना इसमें, इसके साथ में कौन गुणा में लिखा है 5, तो ये 5 यहाँ माइनस ले लो, चलो एक माइनस वाला बता देते हैं। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -5। अगर साइन माइनस में आता है तो आपको साइन भी लेना पड़ेगा। अच्छा राशि इसमें है नहीं, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई 0। तो आप लोग एक चीज ध्यान रखना कि यहाँ ए कभी भी 0 नहीं होता, ए नेवर 0, ए की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती है, ठीक है। या हम कहें कि यहां रिमेंबर में लिखें, रिमेंबर में कि जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में कभी भी शून्य नहीं हो सकता। बाकी देखो दोनों 0 हो जाएंगे, बी भी 0 हो गया, सी भी 0 हो गया, बट ए कहीं पे भी 0 नहीं हुआ है, ठीक है। तो द्विघात बहुपद में कभी भी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखें, हो सकता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक द्विघात बहुपद में कभी भी शून्य नहीं हो सकता। इसका कहने का मतलब क्या है? अर्थात कहने का मतलब है जो ए कभी भी इसमें 0 नहीं होता। अगर ए ही 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू 0 हो गई तो ये 0 हो जाएगा, और ये 0 हो गया तो वो द्विघात बहुपद रहेगा ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 रहेगी नहीं, ये खत्म, ये फंक्शन खत्म, तो द्विघात बहुपद नहीं रहेगा। ये दोनों आपके नहीं भी होंगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। दोनों ही 0 हो सकते हैं, बी सी 0 हो सकता है आपका, ठीक है। यहां पे हम एक पॉइंट और लिख लेते हैं, नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक व एक्स का गुणांक और वह अचर राशि, अचर राशि ये शून्य हो सकते हैं, शून्य हो सकते हैं, ये दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यानी बी 0 हो सकता है और सी भी हमारा 0 हो सकता है, बट ए कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसके शून्य के बारे में पढ़ेंगे। शून्य क्या होता है कि इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, और सॉल्व करके जो भी एक्स की वैल्यू आई है वो क्या कहलाती है? शून्य कहलाती है। आपने 9th क्लास में इसके फैक्टर करे होंगे, तो फैक्टर जब करते हैं तो वहां पे 2 फैक्टर आते हैं। 2 फैक्टर मतलब 2 वैल्यू आएंगी, ठीक है। एक फैक्टर मतलब 1। तो द्विघात बहुपद में हमेशा कितने वैल्यू आती है? 2, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर पूछा गया कि द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होती है, तो हाइट कितनी होती है? 2 होती है, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो अब मैं इसके बहुपद की बात करता हूं, ठीक है। ये रहा अपना, तो शून्यकों का शून्य ज्ञात करना, शून्यकों के बीच संबंध, शून्यकों के बीच संबंध के बारे में पढ़ेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, जो भी आप फैक्टर करोगे 9th क्लास में सिखाए हैं। बाकी अभी मैं फिर जब कोई क्वेश्चन करूंगा तो वहां पे बताऊंगा कि इसके शून्य कैसे निकालते हैं। उन शून्य के बीच में हमें संबंध स्थापित करना है। जैसे सबसे पहले हमने मान लिया कि एक द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अभी मैंने बताया क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c इक्वल टू 0 के शून्य, 2 शून्य मानिए, एक का नाम रखा अल्फा, एक का नाम रखा बीटा। आप x1 x2 भी मान सकते हैं, आप x1 x2 भी मान सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं इसको। ये नहीं है कि आपके लिए फिक्स कर दी गई है, आप कुछ भी मान लो, m1 m2 मान लो, mn मान लो, कुछ भी मान लो। बट बुक में क्या दिया होता है? अल्फा और बीटा। स्कूलों में भी अल्फा बीटा पढ़ाते हैं, इसलिए ये कॉमन हो चुका है, तो सब लोग इसको अल्फा बीटा मान के ही चलते हैं, ठीक है। इसके 2 शून्य मान लिए हमने, कितने? अल्फा और बीटा, ठीक है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी, ठीक है, और बीटा की वैल्यू, अगर हम उनका सम निकालें, सम मतलब योग, तो अगर शून्यकों का योग निकालते हैं, शून्यकों का यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालते हैं, तो ये होती है -b/a। ऐसे ही अगर हम शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब जो भी शून्यक हैं उसके हम गुणनफल निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, तो ये c/a होता है, ठीक है। तो -b को पता ही है क्या कहते हैं, b को क्या कहते हैं? x का गुणांक। यानी इसको हम ये भी लिख सकते हैं, x का गुणांक, x का गुणांक, x का गुणांक अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक। यहां माइनस, यहाँ पे क्या लिखेंगे? अचर राशि, अचर पद भी बोल सकते हैं, या अचर राशि अपॉन में x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। ये चीज ध्यान रखें। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 2.1।
2.1 स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, 2.1 में क्या है, आपको कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, कुछ ग्राफ दिए हुए हैं आपको। ये इन ग्राफ में आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। तो जैसे पहला ग्राफ दे रखा है आपको, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा एक्स डैश है, मतलब ये माइनस का है, ये हमारा वाई है और ये वाई डैश, और ये एक लाइन जा रही है। अब इसमें आपको शून्यकों की संख्या बतानी है। एक और है, 2 एग्जाम्पल लेकर मैं समझा दूंगा, बाकी आप लोग इसके क्वेश्चंस कर लेना। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है, यूपी बोर्ड में तो नहीं पूछा, सीबीएसई बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड में तो कुछ भी पूछ लेते हैं। ये ओ होता है, हमारा मूल बिंदु होता है, जो कि 9th क्लास में आपने अच्छे से समझा होगा। बाकी कोई टॉपिक आएगा तो मैं साथ के साथ क्लियर करते हुए चलूंगा। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन। जैसे ये है आपका, ये देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया और ये y डैश हो गया। अब हमें इनमें शून्यकों की संख्या बतानी है। 3 क्वेश्चन आप कर लेना, 3 मैं करा देता हूं। देखो, सबसे पहले शून्यकों की संख्या पता करने के लिए ना, शून्यकों की संख्या पता करने के लिए ये जो दूसरी लाइन है, x और y एक्सिस को छोड़ते हुए, ये हमारी दूसरी लाइन है, ये हमारा y एक्सिस है और ये हमारा x, ये x एक्स है और ये y एक्स है। तो अगर हम x एक्स और y एक्स को छोड़ दें तो कौन सी लाइन बचती है? ये लाइन अगर x को कहीं पे टच करती है वही शून्यक होते हैं। अगर मान लो ये लाइन इसको यहां पे टच कर रही होती, अगर एक बार टच कर दिए तो एक शून्यक है, अगर 2 बार टच कर दिए तो कितने शून्यक है? 2 शून्यक है, अगर 3 बार टच कर दिए तो कितने शून्यक होंगे? 3 शून्यक होंगे। ठीक है, तो इस लाइन को मैं यहां पे एक बार भी टच नहीं कर रही है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0। अगर मैं इसमें शून्यकों की संख्या की बात करूं, शून्यकों की संख्या, तो देखो इसमें क्या, इसकी लाइन मैंने बनाई नहीं है, भूल गया हूं, सॉरी, लाइन बना देता हूं मैं। हाँ, ये है इसकी लाइन। ये है इसकी लाइन। ठीक है, तो यहां पे अगर देखेंगे आप तो ये वाली जो तीसरी लाइन है, ये एक्स पे कितनी बार टच हो रही है? एक बार। तो जितनी बार इसको टच करती है, प्रतिच्छेदित करती है, वही शून्यकों की संख्या होती है। तो ये वाली लाइन इसको कितनी बार प्रतिच्छेदित कर रही है? 1 टाइम। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 1। अच्छा, तो अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश। ठीक है, अब क्या है इसमें देखेंगे, ये देखो, इसको एक्स एक्सिस पे कितनी बार टच कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 टाइम्स, 1 2 3। तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो मैंने बताया था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लाइन है, तीसरी लाइन हमारी, ठीक है, कर्व वाली लाइन, ये इसको कितनी बार टच करती है? ठीक है, वो भी एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे हमें देखना है। देखो, वाई से हमारा कोई लेना देना नहीं है, वाई एक्सिस पे हमें नहीं देखना, हमें किस पे देखना? एक्स एक्सिस पे। 1 2 3, तो कितनी इसमें हो जाएगी शून्यकों की संख्या? 3। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हम। फोर्थ क्वेश्चन क्या है? एक्स एक्सिस ये कुछ हमारा इस तरह से है। ठीक है, तो एक्स और ये वाई, इन दोनों एक्सिस को हटा के जो थर्ड लाइन होती है, ये कर्व वाली लाइन है हमारी, इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है। तो शून्यकों की संख्या क्या होती है? मैंने बताया है कि शून्यकों की संख्या फाइंड करनी है तो आपको ये देखना है ये कितनी बार इसको प्रतिच्छेद करती है, किस पे? एक्स एक्सिस पे। तो यहाँ कितनी बार प्रतिच्छेद कर दिया? 2 बार। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2। ठीक है, ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट क्या है हमारा? ये रहा, ये कुछ इस तरह से है हमारा क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये एक्स डैश, ये वाई। अब इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, तो कितना आसान है, आपको समझ में आ रहा होगा। शून्यकों की संख्या बतानी है तो क्या करना है? सिंपल, कि ये जो लाइन है ये देखना है एक्स एक्सिस पे कितनी बार प्रतिच्छेद करती है। तो कितनी बार प्रतिच्छेद करिए? 1 2 3 और 4, 4 टाइम्स प्रतिच्छेद कर दिया, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4। ठीक है, ऐसे एक इसका लास्ट क्वेश्चन फिक्स, ये रहा फिक्स, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये कुछ इस तरह से है, ये है, ये एक्स वाई और ये
एक्स डैश और ये वाई। इसमें भी हमारी शून्यकों की संख्या बतानी है, तो शून्यकों की संख्या क्या होगी, शून्यकों की संख्या बताना है तो बस क्या करना है, देखना कितनी बार, तो ये 1 टाइम्स माना जाएगा, ठीक है, ये 1 टाइम। तो टोटल इसमें शून्य कितने हो जाएंगे, 3। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि शून्यकों की संख्या ग्राफ में हम कैसे ज्ञात करते हैं। बस आपको ये देखना है कितनी बार इसको प्रतिच्छेद कर रहा है, टच कर रहा है। जितनी बार प्रतिच्छेद करेगा उतना ही शून्य। यहाँ 4 बार तो 4 शून्य, यहाँ 3 बार 3 शून्य, यहाँ 2 बार तो ये 2 शून्य, ठीक है। तो नोट कर लो आप लोग।